इसमें एमसीक्यू नहीं है, कहाँ लेगा? सब लिखवा देंगे, सारा क्वेश्चन आंसर जो कुछ होगा सब कुछ दे देंगे, है ना, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और वैसे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, सब डाला हुआ है, इसके लिए परेशान नहीं होना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कल लास्ट टॉपिक था ना, थोड़ा थोड़ा बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। न्यूक्लियस के बारे में बताया था, न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन होता था, क्या होता था, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन था, है ना, मेम्ब्रेन का था, डबल लेयर होगी, कितना लेयर था, डबल लेयर, जिसको हम लोग क्या बोले थे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ना। इसी मेम्ब्रेन से जुड़ के है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जुड़ा हुआ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और इधर वाला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था, इसमें जो राइबोसोम जो आपका स्मूथ था, स्मूथ सरफेस था, वो क्या करता था, कल बताए थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो क्या करता था, अरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था ना वो सिंथेसाइज करता था फैट को, या फैट को बनाता था, है ना, फैट या और लिपिड्स को बनाता था, और ये लिपिड्स किस में हेल्प करता है, लिपिड्स या फैट, फैट जो बनाता था ना कौन बनाता था आपका, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कल पढ़ाया था ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले तो ये जाने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, बस जस्ट न्यूक्लियस के बगल में, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से जुड़ा ही हुआ रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका डिफिनेशन क्या होगा, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है, एक तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्या ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और क्या ये भी जो नेटवर्क है ना ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस तरह से न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन था ना, इसके पास भी पूरा मेम्ब्रेन है, वो भी डबल लेयर मेम्ब्रेन है, कैसा है, डबल लेयर मेम्ब्रेन, और उसी मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, ये ट्यूब जैसा दिखता है ना, कहीं सीट के जैसा, कहीं ट्यूब के जैसा दिख रहा है, और वो बैग जैसा कैरी करता है, थोड़ा सा जगह बना लेता है उसमें ना, और वो बैग जैसा दिखता है, तो इसीलिए हम लोग इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड सीट्स, सीट्स ये वाला हो गया, ट्यूब यहाँ पे देखिए अलग अलग दिख रहा है ना, ये ट्यूब जैसा है ना, और ये सीट दिख रहा है परत सा, है ना, और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स वेसिकल्स, इसमें बैग्स छोटा छोटा दिख रहा है ना, तो इसका डेफिनेशन ये हो गया। अब इसका वर्क क्या है उसके बारे में जानते हैं हम लोग, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो इसके जो इस ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो पार्ट में बांट दिया गया, एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था वो क्या सिंथेसाइज किया, ये बनाया आपका फैट्स और लिपिड, फैट्स और लिपिड भी उसको बोलते हैं ना, फैट्स और लिपिड बनाता है। और वही हमारा जो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो रफ है, लेकिन वो रफ क्यों है ना, उसको रफ बनाने का काम कौन कर रहा है, राइबोसोम। कल बताया था, भूल गए, ये जो छोटा छोटा डॉट डॉट जो है जिसके कारण वो रफ दिख रहा है, वो रफ किसके कारण है, राइबोसोम्स के कारण। इसके पास क्या है, राइबोसोम्स है, और ये राइबोसोम्स क्या करता है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है पूरे सेल के लिए, नीड्स के अकॉर्डिंग अपना जहां पे चला जाए प्रोटीन, है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोले तो भी गलत नहीं है ना, वो क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री है ना। कार बनता था, कार फैक्ट्री बोल देते हैं, उसी तरह से ये प्रोटीन बना रहा है तो प्रोटीन फैक्ट्री है। यहाँ फैट फैक्ट्री हो गई है, तो फैट बना रहा है, लिपिड बना रहा है ना। अब ये दोनों क्या करेगा, ये आपके प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन को बनाने में। क्या किसमें मदद करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। किसके, सेल मेम्ब्रेन। जो स्टार्टिंग में बात किए थे सेल मेम्ब्रेन की, जो पूरा आउटर लेयर था, आउटर कवर था, मेम्ब्रेन पतला सा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे मेम्ब्रेन बायोकिनेसिस। कल पढ़ाए थे मेम्ब्रेन बायोकिनेसिस, है ना, वो क्या बोलते थे, मेम्ब्रेन बायोकिनेसिस। किसको, डेवलपमेंट ऑफ, या हाँ डेवलपमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसका, डेवलपमेंट ऑफ या बिल्डिंग, सॉरी, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स and lipids help in building the cell membrane। क्या होता है, जो प्रोसेस होता है ना, वैसा प्रोसेस जिसमें प्रोटीन और लिपिड जो है मदद करते हैं किसको बनाने में, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोकिनेसिस। यही था हमारा एंडिकुलम रेक्टिकुलम, सॉरी नाम नहीं गलत बोल रहा ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना। और ये राइबोसोम जो है ना, यही हमारा प्रोटीन को बनाता है, या प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, बनाता है ना। ये राइबोसोम है हमारा प्रोटीन बना रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं बना रहा है ना। कौन बना रहा है, राइबोसोम से बना रहा है हमारा। राइबोसोम जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, और यहाँ पे जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो आपका फैट या लिपिड बना रहा है। तो ये अब यहाँ पे तो बन गया, अब बनने के बाद आगे जाएगा। अब कहीं खाना बन गया, किचन में खाना बन गया, तो वहां से कोई ना कोई ले जाके देगा तब ना आदमी खाएगा, या कि वहीं रखा रह जाएगा तो खाएगा, या कोई इंसान जाके उठा के लेके आएगा। तो सबका अपना अपना काम है। चलिए आगे पढ़ते। तो इसके बाद आता है गोल्गी एपरेटस। क्या आता है, गोल्गी एपरेटस।
गोल्गी apparatus होता है ना, अभी हमारे क्या बना हुआ था यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। हाँ। और इसके नीचे ही जस्ट ना आपका गोल्गी apparatus था। यहाँ पे क्या होता है, गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus, अब ये गोल्गी apparatus कैसा होता है? It consists of systems of membrane bound vesicles arranged approximately parallel each other in stacks called cisterns। अब ये क्या होता है, वही मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे गोल्गी apparatus भी पूरी तरह से कवर है ना। अब ये क्या किया, पैरेलली एक जगह पे लगातार होता है, जस्ट इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट नीचे ही ये ऑर्गन्स होता है, सेल ऑर्गन्स होता है जो कि पैरेलली रहता है। अगर इसका वेसल देखा जाए ना तो ऐसे ऐसे पैरेलल दिखेगा आपको, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल बोला, मतलब पूरी तरह से नहीं लेकिन लगभग वो पैरेलली वहां पे एडजस्ट रहता है ना, अरेंज रहता है वेसिकल्स। और ये भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें भी मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ रहता है, जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन था, उसके बाद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था, फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक में भी मेम्ब्रेन है, उसी तरह से गोल्गी apparatus में भी मेम्ब्रेन है ना। और ये इस तरह से स्ट्रक्चर में होता है। और इसका वर्क क्या मेन होता है, अब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या बनाया, प्रोटीन्स बनाया, लिपिड्स बनाया, वो बना दिया, उसका अपना काम था वो बना लिया। अब उसके आगे ये क्या करेगा गोल्गी apparatus, यहीं पे जो होगा ना वो सारे के सारे एक पैकेट फॉर्म में, छोटा छोटा पैकेट फॉर्म में यहाँ के स्टोर होंगे और इससे आगे ट्रांसफर होगा। इसका काम बस इतना ही। हाँ बोलिए। प्रोटीन्स और लिपिड्स या जो भी कुछ यहाँ से बना या न्यूक्लियस से बना वो सारा का सारा डिस्पैच कहाँ होगा, गोल्गी apparatus में, है ना। फिर उसके बाद वो पैकेट बाय पैकेट उसमें डिस्पैच होगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ नीड से वहाँ पहुँच जाएगा, है ना। इसका बस इतना ही काम है, बस वहाँ से मिला और उसको ले जाके पहुंचा दिए, जिसको नीड है उसको जरूरत है उसको दे दी, है ना। मतलब यहाँ से निकला, जिसको भूख लगा था भाई कि हाँ हमको प्रोटीन और लिपिड चाहिए, यहाँ से लेके चला गया, ये जाके दे दिया। और दूसरा एक और काम, इसका काम क्या है, ये स्टोरेज का भी काम करता है। ये जितने भी आया वहां से प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह हुआ बन के आया तो वो क्या करता है, वो अपने पास रखे रखता है, तब तक रखे रहता है जब तक दूसरे को जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा वो लेके चला जाएगा, है ना। और दूसरी बात उसको पैकेट बाय पैकेट बना देता है, पैकेजिंग कर देता है उसको, कोई सामान है ना तो एक स्टोर करके रख देता है, अलग अलग पैकेटिंग कर लेता है ना। दूसरा एक और काम है, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर का भी मैन्युफैक्चर करता है। क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर का मैन्युफैक्चर करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है किससे, सिंपल शुगर से, सिंपल शुगर को लेके कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। खत्म, गोल्गी apparatus में रेज कर दिया जाए। गोल्गी apparatus का सीधा सीधा यही याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम जो बनाया, फूड जो तैयार किया, जो मटेरियल तैयार किया, उसको लिया, या तो स्टोर करके रखा कुछ देर तक, या जब तक रखा और जैसे ही किसी को जरूरत पड़ा ये ले जाके दे दिया, ले जाने का काम कर दिया, ट्रांसपोर्टिंग का काम कर दिया, है ना। गोल्गी apparatus यही था। अब दूसरा है लाइसोसोम। ये हाँ, गोल्गी apparatus जो होता है ना, कभी कभी क्या करता है, वो लाइसोसोम्स भी यही क्रिएट करता है। गोल्गी apparatus का ही काम क्या है, यही लाइसोसोम्स को बनाता है। अब लाइसोसोम्स क्या है, इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, है ना। अब सुसाइडल बैग इसको क्यों कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स जो है किसके द्वारा बनाया गया, मेड बाय गोल्गी apparatus, है ना। अब ये लाइसोसोम्स है ना, एक बैग जैसा होता है, छोटा सा बैग जैसा होता है ना, और उस बैग में क्या भरा हुआ रहता है, एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरा हुआ रहता है उसमें। इसका अगर हम बात करें लाइसोसोम्स और मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोम्स और ये भी इसमें भी मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना। सेक्स मतलब बोधी जैसा, है ना।
हाँ कल एक और चीज पढ़ा था ना कि कुछ आर्या जो है कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स को भी बनाता है, कल बताया था, छूट गया था, है ना, आज नहीं बताया उसको। तो कुछ एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स को भी बनाता है ना। ये लाइसोसोम्स वही है, लाइसोसोम्स में क्या होता है, सारे एंजाइम्स भरे पड़े रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत सारे, ठीक है। अब ये सेक तैयार होता है, अब ये सेक का मेन काम क्या है, अगर बोला जाए तो ये एक तरह से जितना भी उसमें वेस्ट आ रहा है ना, जो वेस्टेज है, क्या बोलिएगा, डस्टबिन समझिए, उसमें वेस्ट चला जाता है ना। तो उसी तरह से जैसे सेल है, अब सेल का कोई पार्ट खराब हो गया तो वहां से टूटेगा और जाके लाइसोसोम में चला जाएगा। और वो लाइसोसोम में क्या है, अब भाई उतना अच्छा जो बॉडी बना हुआ उसमें खाली डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब जैसे ही एंजाइम में जाएगा वो पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा उसी में, है ना, तो खत्म हो जाएगा वहाँ पे। तो ये लाइसोसोम्स कुछ उसी तरह से काम करता है, वहाँ पे जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होगा वो आएगा, उसको जमा होते जाएगा, वो जमा होके क्या करेगा, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, ताकि वहाँ पे किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाए, है ना। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। लाइसोसोम्स kind of waste disposal system of the cell. Lysosomes are kind of waste disposal system of the cell. वेस्ट डिस्पोजल मतलब क्या, वेस्ट को डिस्पोज कर देना, खत्म कर देना, तो ये वैसा ही सिस्टम है ना सेल का। Lysosomes help to keep the cell clean by Lysosomes have to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as one out cell organs. Foreign material मतलब क्या, foreign material वैसे material जो कि बाहर से आया, जिसका कोई काम ही नहीं है, सेल में उसका नीड से नहीं है ना। अब घर ही में इतना सारा कचरा था, कचरा का नीड से है नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर के साइड कर देते हैं, है ना। तो ये भी कुछ इसी तरह से काम करता है, ये क्या करता है, क्लीन रखने का काम करता है सेल को, जितने भी अनवांटेड चीज आया उसको अपने अंदर ले आया और उसको डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करके उसको पचा उचा के रख दिया, है ना, तो उसको किसी तरह से उसको बाहर कर देगा उसी तरह से। और कुछ सेल ऑर्गन्स उसमें खराब हो, तो हमारे घर में बहुत सारा सामान कुछ खराब हो गया तो उसको करा के रहेगा कि उसको निकाल के फेंकेगा। तो वैसे ही ये सेल ऑर्गेनल्स में भी क्या था, कुछ सामान जो होता है, कुछ ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो खराब हो जाता है, वो खराब होने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये लाइसोसोम्स उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। तो लाइसोसोम्स का काम बस इतना ही है। और दूसरा एक और चीज, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं, लाइसोसोम्स को ही हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग। इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग मतलब ये सुसाइड करता है, सुसाइड भी करता है, इतना डेंजर करता है कि पूरा के पूरा सेल को ले लेता है। मतलब सुसाइड मतलब, सुसाइड का मतलब क्या होता है, अपने को खत्म कर देना, ये भी क्या करता है, पूरा सेल को ही खत्म कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मन तब आपने सुसाइड कर लिया, कोई आदमी सुसाइड करता था अपने जब मन तब थोड़े करता। अब बेचारा परेशान हो जाता है, उसके पास कोई रास्ते नहीं रहता, करे तो करेगा। अभी किसान लोग कर रहा है, क्या करेगा बेचारा, लोन पे लोन ले लिया है, कहीं से कर्जों कर लिया, कहीं से कुछ कर लिया है, और उसके बाद खेती हुई नहीं पा रहा है ना। और ऊपर से क्या करता है, बीच का जो बनिया लोग होता है, जो बीच में जो बैठा रहता है, आड़ती या कुछ बोलते हैं, वो क्या करेगा, वो बेचारा पूरा मेहनत किया, सब कुछ किया, उससे 2 रुपये 3 रुपये खरीद लेगा और मार्केट में आके 25 रुपये बेच देगा, उसको तो कुछ मिला नहीं। अब वो भरेगा का, वहाँ खाएगा का, उसी के चक्कर में बेचारे के पास कुछ नहीं बचता, मर जाता। छोड़ो, अब तो रहने से क्या फायदा, इससे अच्छा है कि सबके सब अब डेली आके बोलेगा तुम मेरा पैसा दो, वो उधर से आएगा बोलेगा मेरा पैसा दो, उधर से आएगा मेरा पैसा दो। अब वो कितना बर्डन से आएगा, इधर से घर में
बच्चा लोग रहेगा तो भी बोलेगा कि नहीं हमको ही चाहिए, नहीं हमको वो चाहिए। कितना करेगा, एक तो लगातार मेहनत कर रहा फिर भी उसको कोई फायदा नहीं, है ना। तो अब इसका भी कंडीशन कुछ वैसा ही होता। अब क्या हुआ, सेल जो है ना, अब सेल में जितना भी पार्ट हुआ धीरे धीरे सब खत्म होने लगा, सब जो है ना खत्म हो गया, अननीड बच गया, वो सेल किसी काम का बचा ही नहीं। अब वो सेल एक तरह से तो बेकार ही ना हो जाएगा, तो उस सेल को क्या करेगा, यही जो लाइसोसोम से फट जाएगा, बस्ट करेगा, तो इसमें सारा एंजाइम, अब जब सारा एंजाइम पूरे सेल में फैल जाएगा तो वो क्या करेगा, पूरा सेल को डाइजेस्ट कर देगा, पूरा सेल को डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल डेथ। सुसाइड तब करता है जब इसके पास कोई चारा नहीं होता है, सेल अब खत्म होने के कगार पे है, तब अपने जब मन तब सुसाइड नहीं करता है ना। लाइसोसोम खत्म। अब नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया था ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ में आ रहा ना, खाइएगा नहीं ना, थोड़ा सा बताइए। गोल्गी एपेटाइटिस क्या था, क्या होता है उसमें? गोल्गी एपेटाइटिस का वर्क क्या था, गोल्गी एपेटाइटिस क्या करता था, खाली सुनिए मत, उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक ना। गोल्गी एपेटाइटिस क्या करता था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा फैट्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह जो दिया ना, उसको क्या करता था, पैकेट बना बना के उसको ट्रांसपोर्ट करता था, दूसरे को देता था, या तो स्टोर करके अपने पास रखता था, है ना। और हाँ, यही गोल्गी एपेटाइटिस जो है ना, लाइसोजाइम को भी बनाता था। किसको बनाता था, लाइसोजाइम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था, ट्यूब्स नहीं बनाता, तो ट्यूब्स के फॉर्म में था। हाँ, तो वही ट्यूब्स के फॉर्म में था। ट्यूब्स के फॉर्म में था, हाँ। एक वो आरिया और एसिया थी। तो वो दो तरह का था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह का था, दो तरह का। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए सुनिए फिर से देखिए क्या था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था क्या, एक सेल ऑर्गेनेल जो कि जस्ट न्यूक्लियस के बगल में, उसके मेम्ब्रेन के जस्ट सटा हुआ रहता था, लेयर बाय लेयर रहता था, सीट की तरह और ट्यूब की तरह था। वो सेक के जैसा बना लेता था। वो क्या करता था, मेम्ब्रेन ऐसा ऐसा था, यहाँ से ये फिर यहाँ से निकला, ये सेक जैसा बन जाता था। कैसा बनता था, सेक जगह बन जाता था, ठीक है। और दूसरा जो स्मूथ था, उसमें क्या था, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर था, ब्रांच भी बन गया था, है ना, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया था, इसलिए ट्यूब फॉर्म में भी उसको बोलते थे। अब इसमें क्या था, एक साइड में जो ये बिल्कुल चिपका हुआ था, किससे, न्यूक्लियस से, उसमें क्या था, उसमें चिपका हुआ छोटा राइबोसोम्स था। उसके सरफेस पे क्या था, राइबोसोम्स चिपका हुआ था। अब राइबोसोम्स के बारे में आपको पढ़ाया था, राइबोसोम्स कहाँ बन रहा था, न्यूक्लियस में बनता था ना, न्यूक्लियस में राइबोसोम्स, है ना। ये चारों तरफ चिपका हुआ, और इसी के कारण ये कैसा दिखता है, रफ दिखता है। कैसा दिखता है, रफ सरफेस दिखता था, इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम नहीं रखे थे, जो भी रखा होगा पहले जो साइंटिस्ट है वो रखे थे, है ना। तो इसको नाम रखा गया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्मूथ था उसको हम लोग क्या बोले, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ था, तो ये राइबोसोम जो था ना, प्रोटीन बनाता, क्या बनाता है, प्रोटीन, इसलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, है ना। और दूसरा जो स्मूथ पार्ट था वो क्या बनाता, फैट्स और लिपिड्स। और ये रफ सरफेस वाला ना कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स भी बनाता है ना। यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन और लिपिड निकला वो कहाँ गया, गोल्गी एपेटाइटिस, है ना। गोल्गी एपेटाइटिस क्या किया, उसको पैकेट बाय पैकेट करके आगे ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया, है ना, और स्टोरेज का काम किया। फिर वहां से आगे निकला, आगे निकल के फिर जिसको नीड्स हुआ उसको मिल गया। और दूसरा ये क्या काम किया, तो एक लाइसोसोम्स को क्रिएट किया, बैग जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको लाइसोसोम्स बोलते हैं ना। और वो लाइसोसोम्स में खाली क्या भर दिया, तो खाली एंजाइम भर दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भर के रखा। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स में क्या हुआ, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल आया, कोई बाहर से कोई अनवांटेड चीज आया, वो इसमें भर गया, अब गया और डाइजेस्ट हो गया, है ना। और फिर सेल भी कोई पार्ट ऑर्गेनल खराब हुआ तो भी जाके इसी में डाइजेस्ट कर गया,
है ना। आई लाइसोजाइम्स लास्ट में भी कब काम किया, जब देखा कि सेल का किसी काम के है ही नहीं, अब सेल बेकार हो रहा है, शरीर के लिए बेकार, तो फट जाएगा और पूरा के पूरा सेल में डाइजेस्ट कर देगा, काम खत्म उसका, है ना, सेल खत्म। अब आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पे ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल्स है, वो भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनल्स है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से रहता है, बगल बगल में जगह खाली रह जाता है। Mitochondria have two membranes covering instead of just one. The outer membrane is very porous while the inner membrane is deeply folded. है ना, इसमें दो मेम्ब्रेन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी क्या होता है, दो मेम्ब्रेन, एक ऊपर वाला तो सीधा सीधा दिख रहा है और दूसरा का अंदर वाला टेढ़ा मेढ़ा है ना, टेढ़ा मेढ़ा है उसी को, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस है और अंदर वाला मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड है, इधर से उधर फोल्डेड है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसके बारे में डीप पढ़ेंगे आगे चल के, है ना। पावर हाउस क्या है बोलते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, पावर हाउस, तो पावर जहाँ से मिलता है हम लोग उसको पावर हाउस बोलते हैं। कोई भी जगह हम लोग बिजली विभाग से पावर मिलता है तो इसलिए हम उसको पावर हाउस बोलते हैं, है ना। अगर किसी चीज को बात करें, अगर इंजन में क्या होता है, गाड़ी के इंजन में वहां से हम लोग को पावर मिलता है ना, या एनर्जी मिलता है, तो वही है, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस। तो पावर हाउस वैसे ही ये भी पावर हाउस है। हमारे बॉडी में जो सेल है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गेनल, ये भी एक पावर हाउस है, यहीं से हम लोग को एनर्जी मिलता है, यहीं से एनर्जी मिलता है। उसके बाद हम सब काम करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते खेलते हैं, चाहे गेम खेलते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, है ना, सब कुछ यहीं से मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। याद रखिएगा, लाइगेम उसको क्या बोलते थे, सुसाइडल बैग, है ना। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता था, न्यूक्लियस को क्या बोलते थे, ब्रेन ऑफ द सेल, क्या बोलते थे, ब्रेन ऑफ द सेल। इतना जल्दी जल्दी बोलिएगा तो किसे काम चलेगा, नहीं बताते हैं कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। चलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है, इसका वर्क पहला काम तो यही है कि जैसे ही हमारा ऑक्सीजन हम लोग सांस लेंगे, इसके अंदर जाएगा और वो क्या करेगा, एनर्जी को फॉर्म करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में फॉर्म करेगा, एटीपी के फॉर्म में, किसमें, एटीपी के फॉर्म में। यही एटीपी को जब भी जरूरत पड़ेगा, ये टूटेगा, हम लोग को एनर्जी मिल जाएगा, है ना। एटीपी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करंट, सॉरी नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हाँ, इसका फुल फॉर्म नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, है ना। ऐसे इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसलिए बोला गया ना, क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, यहीं से नहीं मिल रहा है, करेंसी यही ना, यहीं से माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिल रहा है, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कह देते हैं। इसका एक और खासियत है, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स, इसके पास क्या है, आम डीएनए है, अपना डीएनए और राइबोसोम्स है। इसका एक अलग यूनिक फीचर्स क्या है, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स है। उसी तरह से न्यूक्लियस के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स है ना। एक न्यूक्लियस में पढ़ लिए और दूसरा किसमें देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इसलिए अब जब राइबोसोम्स है तो राइबोसोम्स को क्या बोलते थे, प्रोटीन फैक्ट्री, ये ना प्रोटीन बना रहा था, इसी का काम ना था। जब इसके पास प्रोटीन फैक्ट्री है ये, तो ये अपना प्रोटीन खुद बना लेता है, दूसरे की मदद नहीं पड़ता है, प्रोटीन अपना बना लिया। अब डीएनए भी इसके पास अपना है ना, दो पॉइंट इसका अलग पार्ट था ना। चलिए, अब नेक्स्ट आता है प्लास्टिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया बस इतना ही पढ़ना था, इसके बारे में डीप बताएंगे आपको रिस्पायरेशन प्रोसेस में कि किस तरह से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आके पहले जो फूड का ग्लूकोज था उसको तोड़ा, उसके बाद उसको तोड़ के फिर से
पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया, पायरुविक एसिड को और एटीपी को जोड़ के फिर से उसको ग्लूकोज बनाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर वहां पे ऑक्सीजन से वो टूटेगा, तब वहां से एनर्जी मिलता है। ये सारा कुछ रिस्पायरेशन में, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, बाहर जाने वाला है ना। अब बात करते हैं प्लास्टिड का, किसका? प्लास्टिड्स भी एक सेल ऑर्गेनेल है ना। प्लास्टिड क्या है? सेल ऑर्गेनेल। प्लास्टिड्स जो होता है ये एक जो सेल ऑर्गेनेल, ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में पाया नहीं जाता, ये एनिमल सेल में अवेलेबल नहीं होता है, ओनली फॉर प्लांट सेल में होता है। और ये प्लास्टिड्स में भी दो पार्ट और है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स में दो चीज पाया जाता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में ही होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? यही आपका क्लोरोप्लास्ट ना, क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, है ना। और यही क्लोरोफिल जो है मदद करता है किसमें? किस प्रोसेस में मदद करता है क्लोरोफिल? फोटोसिंथेसिस। तो पेड़ पौधा इसी की मदद से वो खाना अपना बना लेता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। यही क्या करता है? सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। किसको ऑब्जर्व करता है? सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, और सनलाइट को ऑब्जर्व करके फिर उसके बाद वाटर और आपके कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर खाना बना लेता है ना? ये क्रोमोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या करता है? ये एक तरह से स्टोरेज है। ये क्या है? स्टोरेज है, जहाँ पे स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गया, तेलीय पदार्थ हो गया, या स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गया, इन सारे को स्टोर करके रखता है ना। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। किसको किसको स्टोर किया? स्टार्च, फैट्स, ऑयल्स भी वही है ना, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, ये सारे स्टोर करके रखता है। इसका काम यही है, वो क्या करेगा? स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखता है। और वही क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? ये अपना क्या करता है? ये अपना खाना बनाने में मदद करता है। आप किसी सेल को अपना, जैसे कोई भी प्लांट्स हो गए, वो क्या करता है? अपना खाना बनाता है, उसमें मदद करता है। या क्लोरोप्लास्ट में ही आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की मदद से वो अपना खाना बना लेता है, अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, है ना। ये प्लास्टिक हमारा किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में ना, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, कोई एनिमल नहीं बनाता। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं छोटे छोटे, एल्गी हो गए, फिर आपका एक क्या कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, उसमें भी ये प्लास्टिड्स पाया जाता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक और चीज, हाँ इसका भी एक खास बात है। एक तो हो गया हमारा न्यूक्लियस, है ना, एक हो गया इससे पहले क्या पढ़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और एक और हो गया हमारा प्लास्टिड्स। ये तीनों के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है ना। इसको थोड़ा सा अलग बनाता है वो, बाकी सबसे अलग है। अब नेक्स्ट आ गया, खत्म हो गया ना आपका एक राइबोसोम्स का, अरे क्या था अभी? प्लास्टिड्स खत्म हो गया। लास्ट कौन था? एक और था, वैक्यूल बचा, ओनली फॉर वैक्यूल बचा ना। अच्छा एक और, the internal organization of the plastid consists of numerous membranous layers embedded in a material called the stoma। जो इंटरनल ऑर्गेनाइज तो जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लास्टिड्स का, उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर पाए जाते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये जो मेम्ब्रेन लेयर पाया जा रहा है इसमें भी मेम्ब्रेन होता है ना। इस प्लास्टिड्स के पास भी अपना मेम्ब्रेन होता है, और ये जो मेम्ब्रेन लेयर जो अंदर में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं
स्ट्रोमा। खत्म। इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन भी है और एक इनर मेम्ब्रेन भी है। बाहर का भी मेम्ब्रेन है और ये जो अंदर में गोल 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 बहुत सारा दिख रहा है वो भी इनर मेम्ब्रेन हो गया। है ना, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसको क्या बोलेंगे? और ये हो गया आउटर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वैक्यूल्स। किस पे? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स वैक्यूल्स क्या है? खाली जगह। क्या है? एक तरह से खाली जगह। और ये खाली जगह जो है ना प्लांट सेल में बड़ा बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत बड़ा मिलता है वैक्यूल। प्लांट सेल जो होता है उसमें बड़ा सा वैक्यूल होता है और एनिमल में एकदम छोटा। एकदम छोटा सा वैक्यूल है ना। ये किसमें ज्यादा मिलेगा? प्लांट सेल में बड़ा सा मिलता है और सेंटर में मिलेगा बड़ा होता है ना। इसका इसमें क्या होता है? सेल से भरा हुआ रहता है। क्या रहता है? सेल से भरा हुआ रहता है। अगर इस सेल से को देखें तो इतना ज्यादा भरा हुआ रहता है जिसकी वजह से ना उसको शेप भी, स्ट्रक्चर भी देके रखता है। सेल अंदर से भर के रखा है पूरा, तो उसको एक जगह बना के रखेगा ना, अब बोतल में पानी भर देता है तो चिपकता है नहीं? चिपकता, वैसे ही बना हुआ रहता है। तो उसी तरह से इसमें भी सेल से स्टोर रहता है ना। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। इसमें क्या होता है? कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड भी भरे हुए रहते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। पहले ही बता दिए ये क्या है? जो प्लांट सेल पे बड़ा सा वैक्यूल अवेलेबल होता है, वही आपका एनिमल सेल में बिल्कुल छोटा, ये रहा यहाँ पे, है ना, बहुत छोटा वैक्यूल सेल अवेलेबल रहता है। और ये स्टोरेज का काम करता है। कुछ सॉलिड चीज और कुछ लिक्विड चीज जो होता है वो यहाँ पे स्टोर्ड होता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल्स ऑफ, इसमें क्या रहता है? सेल शेप रहता है। और ये टर्जिडिटी और दूसरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके कारण क्या होता है? अब उसमें भरा हुआ है तो वो क्या करेगा? चारों तरफ से दबा के रखेगा प्रेशर से, जिससे शेप भी बना हुआ रहेगा। उसके बाउंड्री पे भी पूरा प्रेशर लगा हुआ रहेगा, है ना। इसमें बहुत सारे मटेरियल्स है जो कि स्टोर रहता है, जैसे में एमिनो एसिड। क्या होता है? एमिनो एसिड एक तरह से प्रोटीन का ही है ना। एमिनो एसिड हो गया, फिर उसके बाद शुगर्स हो गया। शुगर में जो चीज खा रहे हैं हम लोग, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है ना। एमिनो एसिड क्या? प्रोटीन का फॉर्म। और क्या आता है? तो और भी बहुत सारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स और साथ में बहुत और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स रहते हैं ना। इस वैक्यूल्स में हमें बोला दोनों में कि बस प्लांट सेल में। प्लांट सेल में इसके पास एक छोटी इसमें कहा थोड़ा बहुत तो है ना। प्लांट सेल की बात करेंगे, ज़्यादा देर में जो करेंगे इसका प्लांट सेल की। उसमें एमिनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, या फिर आपका बहुत सारे कुछ तरह के प्रोटीन्स, कुछ सम टाइप्स ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट टाइप सम टाइप के थोड़ा बहुत कुछ तरह के प्रोटीन्स इसमें पाया जाता है। वो स्टोर रहते हैं, यहाँ पे जमा होता है। इसको हम लोग सेल से भी बोलते हैं ना। इसी में सारा कुछ स्टोर होता है, एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड या और भी कुछ तरह के प्रोटीन्स है। एक तरह से स्टोरेज की तरह है। ये क्या है? एक स्टोरेज बैग की तरह है। लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनके पास भी वैक्यूल्स होता है, और उनको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। उनको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। हम लोग खाना खाएं, खाना खा के कहाँ गया? स्टमक में जाके स्टोर हो गया ना।
तो अब जो यूनिसेलुलर उसके पास तो स्टमक नहीं है, तो उसके पास होता है फूड वैक्यूल। उसके पास क्या होता है, फूड वैक्यूल। एमीबा का नाम लिया था ना, हाँ। उसके बीच में होता है फूड वैक्यूल। यही फूड वैक्यूल में जाके क्या होता है, खाना यहाँ पे आके घुस जाता है, जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, फिर उसके बाद वही इधर से उधर घूमेगा तो डाइजेस्ट होगा, है ना, तो डाइजेशन होता है। तो फूड वैक्यूल में जाके जाता है। तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, ये एक तरह स्पेशल तरह का वैक्यूल होता है जिसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। इसी फूड वैक्यूल में जाके उसका खाना स्टोर होता है, और या तो फिर अदर टाइप ऑफ बहुत जो वेस्टेज बचता है, जैसे कि खाना तो खा लिया, उसमें से बहुत सारा कुछ वेस्ट भी तो बचा, उस वेस्टेज को भी उसी वैक्यूल में डालकर और फिर उसको बाहर कर दिया जाता है। उसी वैक्यूल की वजह से उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है ना। तो ये वैक्यूल्स खत्म, वैक्यूल्स इतना ही था, ठीक है। अब एक और पार्ट बच गया, एक चीज आ गया आपका सेल डिवीजन। क्या रह गया, सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, बताया था ना स्टार्टिंग में, सेल क्या करता है, टूट जाता है, और टूट के उसके बाद क्या करेगा, एक और नया सेल बना लेगा, हाँ। एक और सेल था दो टुकड़ा में बटा, और एक और नया सेल बना लिया। आज ये चैप्टर खत्म कर देना और कल पूरा रिवाइज करना है, रिवीजन भी और नोट्स भी ना। अल्लाह सेल डिवीजन, अब पढ़ेंगे हम लोग सेल डिवीजन। तो सबसे पहले सेल कैसा होता है, इसमें वो न्यूक्लियस होता है ना, और बाकी अगल बगल ऑर्गेनल्स होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है। अब ये ऐसा, तो सबसे पहले क्या करेगा ये सेल, कुछ ऐसा है ना। अब दो न्यूक्लियस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दो न्यूक्लियस। इसमें भी क्रोमोसोम्स है ना, मेन फंडा क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर होना चाहिए, है ना। अब दो न्यूक्लियस बनेगा, पहले दो न्यूक्लियस बनेगा, अब उसके बाद ये अलग अलग टूट जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा, टूट जाएगा अलग अलग से, है ना। पहले न्यूक्लियस टूटता है, फिर उसके बाद सेल टूटता है, डिवीजन होता है, और डिवीजन हो गया अपना अलग अलग सेल बना लेगा, बड़ा बन जाएगा, है ना। तो इसको जो आपका ये न्यूक्लियस जो टूटा उसको बोलते हैं कार्योकिनेसिस। क्या बोलते हैं, कार्योकिनेसिस, है ना। और जो ये सेल टूटा इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस टूटा उसको बोले कार्योकिनेसिस, उसके बाद जो सेल टूटा उसको बोले साइटोकिनेसिस। कार्यो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस ना, कार्यो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और साइटो का मतलब होता है सेल, है ना। काइनेसिस का मतलब अब टूट गया, जब बन गया तो एक नया सेल तैयार हो जाएगा। एक सेल था, दो सेल बन गया। अब सेल भी है ना दो तरह से टूटता है, सेल का डिवीजन जो होता है वो दो फॉर्म में डिवीजन होता है। सेल डिवीजन कैसे हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियस टूटा, उसको बोले हम लोग कार्योकिनेसिस, और फिर उसके बाद अब न्यूक्लियस टूट गया तो दो न्यूक्लियस हो गया तो अलग अलग हो गया, है ना, टूट के, उसको बोले साइटोकाइनेसिस, है ना। तो टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होता है ना, टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अभी आप लोगों को टू टाइप्स ऑफ डिवीजन है ना, टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होता है। अब ये टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन क्यों होता है, कुछ अलग अलग तरह के सेल्स बनते हैं हमारे बॉडी में, है ना। एक होता है आपका डाइप्लॉइड सेल और एक होता है हैप्लॉइड सेल। एक होता है डाइप्लॉइड सेल और एक होता है हैप्लॉइड सेल, है ना। डाइप्लॉइड सेल ये टू टाइप्स ऑफ सेल है ना, अलग अलग। अगर बात करें डाइप्लॉइड सेल के बारे में, तो डाइप्लॉइड सेल्स वैसे सेल्स होते हैं जिनके डीएनए में 46 कैरेक्टर होता है। इनके डीएनए में क्या होता है, 46 कैरेक्टर्स होता है। और वही हैप्लॉइड सेल वैसे सेल्स होते हैं जिनके डीएनए में ओनली 23 कैरेक्टर होता है, ज्यादा कैरेक्टर नहीं होता, सिर्फ 23 होता है, और इसमें 46 होता है। ये सेल्स कौन कौन से सेल्स उनके बारे में जाने। हमारा जो बॉडी में नॉर्मल सेल है ना, जितना भी सेल है, जो भी सेल इधर दिख रहा है, इधर हाथ वाथ में सब कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सेल से ही मिलकर बना हुआ है।
हम तो जान रहे ना यहाँ सेल ही है ना। तो ये सारे सेल्स जो हैं ये सारे के सारे डाइप्लॉइड सेल हैं। इनको हम 2n भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2n से भी हम जानते हैं। 2n इसलिए बोलते हैं है कि 23 into 2 है ना 46 और ये कितना है ओनली फॉर 23 है ना। तो ये टोटल 46 कैरेक्टर को रखता है। तो ये सारे हमारा डिप्लॉइड सेल हैं। लेकिन जो हमारा एप्लॉइड सेल्स हैं वो होते हैं स्पर्म और ओवम। कौन कौन से? स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम के पास ओनली फॉर 23 कैरेक्टर ही रहता है ना। दोनों वैसे बनते हैं किसे? हैप्लॉइड सेल। पहले हैप्लॉइड सेल से ही बनते हैं स्पर्म भी, और हैप्लॉइड सेल से ही सॉरी डाइप्लॉइड सेल से ही हैप्लॉइड सेल बनता है ना। लेकिन कंडीशन के अनुरूप टूट जाता है। ये 23 कैरेक्टर इसलिए टूटता है क्योंकि अब मम्मी है पापा है तो उन दोनों का कैरेक्टर में बच्चा में आ रहा है ना किसी में। अब बताइए कि टोटल 46 दोनों के आ जाए कैरेक्टर, टोटल कैरेक्टर इंसान में 46 हो है ना। अब यहाँ से 23 आ रहा है और इससे 23 आ रहा है तो दोनों मिलकर कितना हो? 46 हो गया ना। ज्यादा अगर गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। अच्छा तो डिप्लॉइड सेल्स के बारे में जानिए। कौन से सेल्स? वैसे सेल्स जो कि हमारे 46 कैरेक्टर रखते हैं। हैप्लॉइड सेल वैसे जो कि सिर्फ 23 कैरेक्टर रखते हैं। और सीधा सा सिर्फ हैप्लॉइड सेल को याद रखिए, ये स्पर्म और ओवम यही है हैप्लॉइड सेल्स। बाकी सबके सब क्या हैं? डिप्लॉइड सेल्स है ना। तो ये जो सेल डिवीजन हो रहा है जो टूटने का काम कर रहा है, टूटता है वो जो होता है इन दोनों में होता है। और दोनों का कुछ अलग अलग प्रोसेस है। क्या है? अलग अलग प्रोसेस। ये से क्या टूटता ही नहीं, यही सेल टूट के हैप्लॉइड में बदल जाता है ना। लेकिन वो जो डिप्लॉइड सेल टूट रहा है वो दो अलग अलग तरह से टूटता है। पहला जो टूटा जिसको हम लोग बोलेंगे माइटोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस है ना। माइटोसिस में क्या होता है? इसमें 46 कैरेक्टर रह के टूटता है। इनके ये जो सेल है इसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स है ना, सपोज 4 का क्रोमोसोम्स है, यहाँ से बना क्रोमोसोम तैयार हुआ है ना। और फिर ये क्या होगा? फिर ये 2 टुकड़ा में बढ़ जाएगा। क्या होगा? 2 टुकड़ा में बढ़ेगा। और यहाँ पे भी 2 टुकड़ा में जो बढ़ेगा ना ये भी टोटल कैरेक्टर को लेके आएगा है ना। 46 इसमें भी 46 कैरेक्टर, इसमें भी 46 कैरेक्टर, इसमें भी 46 इसमें भी 46 कैरेक्टर। ये हो गया माइटोसिस जिसमें कि 46 कैरेक्टर मिल रहा है सब में। और दूसरा आया मेयोसिस में MEIOSIS मेयोसिस है ना। इसमें क्या होगा? इसको रेज कर देते ना। मेयोसिस में एक सेल था, इसके पास भी क्रोमोसोम था ना। अब ये टूटा, पहले तो ये तैयार हुआ, टूटने लगा ना, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट किया, अलग से अलग हुआ, अलग अलग डीएनए हो गया। डीएनए अलग हुआ तब ना डीएनए में लेके जाएगा। क्रोमोसोम में एक्चुअली क्या है? क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए है। वही डीएनए में लेके जा रहा कैरेक्टर। डीएनए तैयार हुआ, रेप्लिकेट का टूटा वो है ना। फिर उसके बाद वो 2 टुकड़ा में बढ़ गया, एक इधर और एक इधर, इस टुकड़ा में बढ़ गया। यहाँ पे भी आपका टोटल था कैरेक्टर। अब ई का हुआ ना, इहो 2 टुकड़ा में बढ़ गया। ई का हुआ 2 टुकड़ा में। अब देखिए यहाँ से 4 को चला, हर जगह क्या कहेगा? 4 होता है ना। यहाँ पे भी 4 होता। अब यहाँ 2 को बढ़ जाएगा, आधा बढ़ गया। तो इसी को बोलते हैं हम मेयोसिस और एक हो गया माइटोसिस। ये 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन हो गया। सेल का 2 तरह से डिवीजन हुआ, एक हो गया माइटोसिस और दूसरा हो गया मेयोसिस है ना। मेयोसिस में क्या हुआ आपका? उसमें क्या हुआ? लास्ट जो सेल हम लोग को मिला उसके पास ओनली 23 कैरेक्टर था। कितना बचा? 23। वही माइटोसिस में जो मिला हम लोग को लास्ट जो सेल भी है, जितना भी सेल डिवीजन होगा उसमें सब में 46 कैरेक्टर। ठीक है, खत्म। ये चैप्टर खत्म हो गया।